हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। दोस्तों, इसकी पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं अक्षीय स्थिति की। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से एग्जाम में दिया रहेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको किस प्रकार से बनाना है, चलिए देखते हैं। इसके लिए डायग्राम हम इस प्रकार से लेंगे। देखो यहाँ ए और बी हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, उनके बीच की दूरी r लिए हैं। ठीक, और ये उसके मध्य बिंदु क्या है हम लोग का O है। ठीक, और यहाँ जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक को दो भागों में बांटने वाले हैं वो लिखे हैं P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक, A पर प्लस Q आवेश रहता है तो प्लस Q, और B पर माइनस Q आवेश रहता है तो माइनस Q आवेश। ठीक है, चलिए लिखते हैं। क्या लिखना है, मान लो A B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, अभी देखो डायग्राम में A और B। निरक्षीय स्थिति में हमें इसी को ध्यान रखना है, ऊपर की ओर बनेगा, और अक्षीय स्थिति में समानांतर पोजीशन में बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है हम लोग का 2a है। जिनकी बीच की दूरी क्या है 2a है। तो बताइए यहाँ O और A का बीच की दूरी क्या होगा a, और O और B के बीच की दूरी क्या होगा a। ठीक है, और यहाँ O से P के बीच की दूरी है हम लोग का r। तो फिर लिखते हैं यहाँ से जिनके बीच की दूरी 2a है, तब उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P। तो ऊपर की ओर हम लेंगे, R की दूरी जो है उसको ऊपर की ओर लेंगे, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में हमें ऊपर की ओर लेना रहता है। तब हमें किस पॉइंट पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर। तो फिर लिखा है यही देखो, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 दो पोजीशन में ज्ञात करेंगे। तो पहला पोजीशन क्या बोलता है, देखो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला पॉइंट के लिए E1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट के लिए क्या लेंगे E2। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपान क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार देखो यहाँ से पहले A के लिए ज्ञात किए हैं, तो A पर स्थित कौन सा आवेश है प्लस Q आवेश, तो इसीलिए A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला पॉइंट के लिए ज्ञात कर दिए। इसी प्रकार आप देखो यहाँ से क्या लिखा है B, तो B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसी प्रकार पे से लिखे हैं बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे E2। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस Q अपान क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो यहाँ से क्या करें हैं, B का जो मान है वहां कौन सा आवेश है माइनस Q आवेश, तो किस पॉइंट पर ज्ञात करना है P पर। तो हम लोग इसको कर दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q और BP का स्क्वायर, क्योंकि B पॉइंट से कहां जा रहा है P में जा रहा है, इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं BP का स्क्वायर। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज है ये A B और P, तो त्रिभुज A B P में हम लोग का क्या है OP लंब है,
OP लंब किसमें है? AB में, AB में। तो ये लंब जो है, ये त्रिभुज ABP को दो भाग में क्या कर रहा है? समान दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये हम लोग का उभयनिष्ठ क्या है? भुजा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOP बराबर होगा त्रिभुज BOP। देखो त्रिभुज AOP बराबर होगा AB मतलब BOP। तब इनके कोण भी बराबर होगा, तो AOP बराबर कोण BOP। तो जैसे अगर समरूप त्रिभुज है तो यदि उनके कोण बराबर है तो उनकी भुजा भी बराबर होगा, उनकी भुजा बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होगा। इसी प्रकार इनकी दूरी भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख दिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? E1 को दो घटक में बांटना है और E2 को दो घटकों में वियोजित करना है। तो हम लोग मान लेते हैं E1 को दो घटकों में वियोजित करने पर, क्या बोल रहे हैं? E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे तो पहला क्या होता है? क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? घटक E1 sin थीटा। E1 sin थीटा हम लोग का ऊर्ध्वाधर घटक और E1 cos थीटा हम लोग का क्षैतिज घटक होगा। इसी प्रकार हम E2 को भी दो घटकों में क्या कर देंगे? वियोजित कर देंगे। तो E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर तो इसके लिए क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? घटक E2 sin थीटा। देखो डायग्राम में हम लोग वही किए हैं। E1 sin थीटा हम लोग का ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, इधर E2 sin थीटा, E2 के लिए क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक, और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हम लोग का क्षैतिज घटक होगा। तो देखो यहाँ से हमें स्पष्ट दिख रहा है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ठीक है, तो E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा परिमाण में बराबर एवं दिशा विपरीत हैं। अतः देखो यहां देखो E1 sin थीटा और इधर लिखा है E2 sin थीटा, दोनों परिमाण में बराबर हैं और उनकी दिशा अपोजिट डायरेक्शन में है। ये उधर ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये नीचे की ओर जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। इसीलिए अतः हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन क्षैतिज घटक E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनके क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे और उनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्षैतिज घटक को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमको पता है E1 और E2 परिणाम में क्या है?
बराबर है तो E1 बराबर E2, इसीलिए हम E1 को E2 लिखे या फिर E2 को E1 लिखे। तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। देखो E1 E2 और यहाँ भी E1 E2 है, यहाँ से E1 और E2 दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं E1, ठीक। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2E1 cos थीटा, क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। और हमें पता है समीकरण नंबर 1 से कि E1 का मान क्या दिया है हम लोग का 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान क्या लिखा है a p का स्क्वायर और ये cos थीटा, क्या लिखा है cos थीटा, क्योंकि cos थीटा हम लोग का दिया है और इसका वैल्यू रख दिया है E1 का और 2 लिखा है तो 2 रहेगा। अब देखो यहाँ से हमें गौर करना है कि AP का मान अगर हमें पता हो और cos थीटा का मान पता हो तो आसानी से हम क्या कर देंगे, इसके वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। तो AP है उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे और यहीं से पाइथागोरस प्रमेय से ही हम cos का भी वैल्यू निकालेंगे लाल बट्टे का के फार्मूला से। तो चलिए करते हैं। E इज इक्वल टू E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान a p का स्क्वायर और ये cos थीटा, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हम लोग का क्या है AP है, तो AP का स्क्वायर। देखो यहाँ से कर्ण बने हैं, ये त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं इसमें से, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज AOP में। तो ये AOP हम लोग का क्या समकोण त्रिभुज है, इसीलिए हम उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं। तो AP हो गया। अब देखो यहाँ से लंब का वर्ग यानी कि OP का वर्ग, OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि OA का वर्ग, OA का वर्ग। देखो OP का मान हम लोग का क्या दिया है, R दिया है। देखो O और P का मान क्या दिया है R और OA का मान दिया है A, तो दोनों का मान रखेंगे तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा A का स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में AP के बाद हमें देख इसका cos का भी मान ज्ञात करना है, तो cos के मान ज्ञात करने के लिए हमें AP भस का मान चाहिए, इसीलिए हम इसको और आगे हल करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू दिया है उसको रखना ही पड़ेगा। तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा और ये A का स्क्वायर, तो AP का मान ये होगा क्योंकि हमें cos थीटा बराबर होता है लाल बटे का, यानी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हम लोग का क्या है, आधार है हम लोग का OA, क्या है OA और कर्ण क्या है हम लोग का AP, कर्ण क्या है AP। तो देखो OA का मान क्या दिया है, OA का मान दिया है A और AP का मान अभी हम लोग निकाले हैं, ये इसको लिख देंगे यहाँ से R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब हमें cos थीटा और क्या करेंगे AP का मान को रख देंगे क्योंकि AP का मान हम लोग का यहाँ से AP स्क्वायर का सीधा मान रखेंगे समझो, तो AP का स्क्वायर का मान है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और यहाँ cos थीटा का मान है A अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मान रखते हैं, इसे दे देंगे समीकरण नंबर तीसरा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 था, क्या था 2, इसीलिए यहाँ 2 लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q अपान AP का मान क्या लिखा है हम लोग, AP का मान लिखा है इतना एक, लेकिन हम लोग AP का स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ से मान रखेंगे R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और cos थीटा का मान ये है हम लोग का ये अपान R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर है
और ये अंडर रूट है r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q a है तो a, और ये दोनों देखो ये एक होता है और इसका मान होता है आधा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक, और ये इसका आधा और इसका एक, तो प्लस 1/2। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर क्रिया गुना, तो 2 एकम 2 और इधर एकम, यानी कि 3/2। क्या मान प्राप्त हुआ? e बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये a q अपान r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या सिंपल से ये समझ लो जैसे कि 1 और वो आधा, तो 1.5 होगा, 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2। तो देखो e इज इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a q अपान r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 3/2, ये हम लोग का आया था। तो इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 इसको अंदर ले जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq अपान क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और पावर ऑफ 3/2, क्या हो जाएगा पावर ऑफ 3/2। देखो यहां से हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2aq, तो 2aq का मान हम लोग यहां से क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P अपान ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 3/2। अगर r का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और a का मान क्या होगा, छोटा, यानी यहां से देखो r का डिस्टेंस बड़ा है किससे, a से, इसीलिए हम r को क्या मानेंगे, ग्रेटर देन a। तो r बड़ा होगा और a छोटा होगा, तो a को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। तो e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p अपान r स्क्वायर प्लस 0 और 3/2, तो ये हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r का स्क्वायर और बाहर में 3/2। तो देखो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p अपान क्या हो जाएगा r टू दी पावर ऑफ 3। यही हम लोग का निरक्षीय स्थिति हेतु व्यंजक है। एक बार से फिर से हम लोग रिविजन करा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चित्र में समझ लेते हैं कि यहाँ हम लोग का 2 वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, A और B, दोनों पे आवेश क्या है, Q1 और Q2 है, उनके मध्य बिंदु O है, से P की बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R है। 2 घटक में क्या करेंगे, पहले वियोजित करेंगे E1 को और E2 के। तो E1 और E2 परिणाम में क्या है, बराबर है, लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, और इनके क्षैतिज घटक आपस में आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद E1 और E2 परिणाम में बराबर है, इसीलिए हम चाहे तो E1 को E2 लिखें या E2 को E1 लिखें। तो वहां से हम लोग का मान दोनों जुड़ जाएगा, तो उसमें E1 का मान रखेंगे और फिर क्या करेंगे, cos थीटा। तो वहां से हमें एक E1 का मान को रख देंगे, फिर वहां से हमें AP का मान निकालना है, और AP का मान निकालने के बाद हमें cos थीटा से मतलब लंब बटे आधार से हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है। फिर उसको रखने के बाद और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ, तो यहाँ हम लोग r को बड़ा मान रहे हैं और a को छोटा, तो a को छोड़ देंगे और r का वैल्यू रखेंगे। यहाँ से 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर r की पावर 3 होगा। तो इस प्रकार से हम इसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें।